कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी और फूलों की सजावट कमरे को सपनों जैसा बना रही थी। लेकिन अनन्या के लिए यह सब किसी जहर से कम नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी थी, पांव जैसे जमीन पर गड़े हुए थे। आज की रात, जिसे लोग सबसे हसीन रात कहते हैं, अनन्या के लिए डर की रात बन चुकी थी। वह लाल और सुनहरे लहंगे में सजी थी, सिर झुकाए घूंघट के पीछे बैठी थी। उसके होठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, ये रात अच्छे से कट जाए। लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। ये रात उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनने वाली थी। अचानक दरवाजा खुला। अनन्या चौंक गई। कमरे में भारी कदमों की आहट गूंज रही थी। अगले ही पल अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़े कंधे, सफेद कुर्ता, गंभीर निगाहें। वह किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, मगर उसके हाव भाव किसी निर्दयी बादशाह से कम नहीं थे। अनन्या ने घूंघट से झांक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, नजरें इतनी कठोर कि दिल दहल जाए। दरवाजा जिस अंदाज में उसने बंद किया, अनन्या समझ चुकी थी कि वह बहुत गुस्से में है। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, हाथ बंधे, सख्त निगाहों से उसे घूरता रहा। अनन्या की सांसें अटक गई। फिर अर्जुन की आवाज गूंजी, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे बदकिस्मत रात है। उसके शब्दों में जहर घुला था। शायद तुमने सोचा होगा कि आज तुम्हारे सपनों की सुहागरात होगी, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें खुशियां देने नहीं आया। मैं आया हूं तो तुम्हें ऐसी सजा देने जिसका दर्द तुम्हें उम्र भर रहेगा। अनन्या की आंखें भर आई, दिल बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन ने और करवाहट उड़ेली। जानती हो तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ की भांजी, जिसे उसने जबरदस्ती मेरी जिंदगी में ठूस दिया। जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ तो उसकी छाया को अपना कैसे बना सकता हूँ? वो ठंडी हंसा। तुम सोच रही होगी, शायद हुई है तो मैं दिल तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। अनन्या के पैरों से जान निकल गई। वह चाहकर भी भाग ना सकी। अर्जुन उसके और करीब झुका, धीरे से बोला, याद रखना, शादी हुई है तो फिर सुहागरात जरूर होगी। आज की रात तुम मेरे बिस्तर की शोभा बनाओगी, लेकिन कल मैं तुम्हें तड़पता छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अनन्या के पलकों पर आंसू टपक आए। उसका वजूद कांप उठा। अर्जुन सीधा खड़ा हुआ ठंडी आवाज में बोला, ये मत समझना कि मैं नरमी दिखाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून देगा, और हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, सिर्फ एक नापसंद बोझ। अनन्या पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह बेड तक आ चुका था। उसकी आंखें अनन्या पर जमी थी कि अचानक उसने कहा, हाथ आगे करो। अनन्या का दिल सहम गया। वह सिर झुकाकर सिमटने लगी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने झपट कर उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अनन्या की आवाज कांप उठी। छोड़ दीजिए प्लीज। अर्जुन की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह कड़वी हंसी हंसा। छोड़ दूं? तुम्हें लगता है तुम्हारी मिन्नतों पर मैं तुम पर अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी पति हूँ, पति को खुश करना तो पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है, वह एक तंजिया अंदाज में बोला। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अर्जुन गुस्से में आकर उसका घूंघट उतार कर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ते हुए कुछ पल हैरानी से शौक कर रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंद गई थी। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था, बड़ी बड़ी नम आंखें, भीगी पलकें, हल्के से कांपते हुए होठ, और वह खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता था। अर्जुन ने इससे पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद अनन्या से भी ज्यादा, लेकिन जो मासूमियत अनन्या के चेहरे पर थी, वह मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। अर्जुन का सख्त चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह जमा सा हो गया हो। दिल की धड़कनें एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद आ रहा था कि बस इतना ही कि वह सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस औरत से वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन मेहरा की बदलती हालत को अनन्या ने भी महसूस कर लिया था, और उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाएगी। बड़ी उम्मीद के साथ अनन्या की कांपती हुई आवाज उभरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो घुटते घुटते बोली थी। आंसू उसके गले पर बहने लगे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों में फिर वही बेशुमार नफरत लौट आई। माफी? वो कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ अनन्या। अनन्या ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज किसी जहर में डूबे खंजर की तरह थी। तुम्हारी मासी ने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वह कीमत मैं आज ही लूंगा। यह कहकर वो उसके करीब हुआ था।
उसके पहले स्पर्श पर ही अनन्या की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। वह एक तंजिया हंसी हंसते हुए अर्जुन उसके चेहरे को ऊपर उठाया, जहाँ उसके होठों से खून की बूंदें झलक रही थी। ये मेरी नफरत की पहली निशानी थी। वह आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने लाइट बंद कर दी, जबकि अनन्या ने आंखें बंद करते हुए खुद को संजीदगी इंसान के हवाले कर दिया। रात के अंधेरे में जब अर्जुन के हाथों ने अनन्या की खूबसूरतों को महसूस किया तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन वह अपने दिल में अनन्या के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफें उठाई थी, उन सब तकलीफों का बदला वह अनन्या से लेना चाहता था। अर्जुन का रवैया एक बेरहम जल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श अनन्या के लिए एक दर्दनाक सदमा जैसा था। वह पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस हो चुकी थी। बस करे, मैं इससे ज़्यादा और नहीं सह सकती। मगर अर्जुन मेहरा पर कोई असर न हुआ। वह अपनी सौतेली माँ की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक दरिंदा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी, और वह हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसने कोई गलती नहीं की थी। वह अनन्या थी, जो कभी अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करती थी। माँ के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मासी के घर आ गई थी, और आज उसी मासी ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे से करवा दी, जो अपनी कठोरता के लिए मशहूर था। और उसने वही किया जिसका अनन्या ने अंदाज़ा लगाया था। पहली रात उसने उसे तोड़कर रख दिया। निर्दोष होते हुए भी वह नफरत की भेंट चढ़ गई थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर आई थी, मगर ये रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी। ये रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी, एक ऐसी रात के बाद जो किसी अजाब से कम नहीं हो। अर्जुन मेहरा आईने के सामने खड़ा अपने सफ़ेद शर्ट के आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली पैंट पर बेदाग बाल सलीके से सेट, चेहरा सख्त और भाव शून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीज़ा और एक सूटकेस था। वह हर तरफ से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नज़र घुमाकर बेड की तरफ देखा, जहाँ अनन्या बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने अर्जुन मेहरा की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके अनन्या ने धीरे से आंखें खोली, और नज़रों का टकराव होते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नज़रें चुरा ली। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नफरत में वह इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठाने वाले जज्बातों को ठप कर सुला दिया, और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बेड पर रख दिए। ये लो तुम्हारी पहली रात की कीमत, शायद यही तुम्हारी औकात है और हमेशा रहोगी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल ना सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेटे वो अपना सर घुटनों में छुपाकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज़ इस तरह मुझे छोड़कर ना जाए। इस रिश्ते को एक मौका दे। हम मिलकर अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफ है, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफ़ों को कम कर दूंगी। मैं रिश्ते के लिए तरसी हुई लड़की हूँ। पूरे मन से आपको अपना पति माना है और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसने बेबसी से नज़र उठाकर अर्जुन मेहरा को देखा। वो उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्तों की बेड़ियाँ उसके पैरों पर डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर। उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अनन्या बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी का गवाही थी, और वह नोट उसकी बेकदरी का सबूत। बाहर कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज, और अगले ही पल अर्जुन मेहरा दुबई के लिए रवाना हो चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर, और अनन्या को वहीं पीछे छूट गई। उजड़ी हुई बिखरी हुई वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अनन्या की जिंदगी पहले भी बेरंग थी और अब तो और भी बेरंग हो गई थी। दिन और रात अपनी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी ना था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी अनन्या के लिए रोशनी बेईमान थी। वो खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्त की तरह दिख रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुई थी, चेहरा बुझा बुझा और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे, मगर उसकी हालत कुछ भी सुधरी नहीं थी, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा बदतर थी। उसकी आंखों के सामने वह रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा हो जाती। वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़, वह बेरहम आंखें, वह जहरीले शब्द, और फिर वह बेबसी के लम्हे उसकी इज्जत तार तार कर गए थे। जब वह तड़पती रोती, मगर अर्जुन मेहरा ने एक पल के लिए भी रहम न किया, और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, और फिर उसके सिर में तेज से दर्द उठा। अनन्या तड़प कर सिर झटका। नहीं,
ये सब याद करना नहीं चाहती, मगर वे लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। फिर वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि दरवाजों दीवारें भी कांप गई। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वह चीखते हुए जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगी। लाउंज में बैठी राधिका जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबरा कर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर जैसे अंदर दाखिल हुई तो जो उनके सामने जो मंजर था, उनका दिल चीर कर रख दिया था। अनन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे। आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और वह किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। राधिका जी बेखियार उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अनन्या ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं प्लीज अर्जुन, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे मत छुओ। राधिका जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उनकी आंखें नम हो गई। अनन्या मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी मानसी, उन्होंने नरमी से कहा, मगर अनन्या की आंखें डर में फैली थी। राधिका जी ने घबरा कर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वह बिल्कुल बेजान पड़ी थी। हे भगवान मेरी बच्ची, उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन लगाया। पहली घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर प्लीज तुरंत घर आ जाए, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर कमरे में मौजूद थी, सफेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संजीदगी और प्रोफेशनल रवैया लिए वह अनन्या का चेकअप कर रही थी। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद जैसे खून की एक बूंद भी ना बची हो। राधिका जी उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने का नाकाम कोशिश करती हुई। डॉक्टर दीप्ति ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। राधिका जी, आपको इनका खूब ख्याल रखना होगा। इनका लहजा सख्त था, मैं समझ रही हूँ, मगर हुआ क्या है? ऐसे राधिका जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर दीप्ति ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, ये इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार है। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए और सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन इतनी कमजोर क्यों है? और इस हाल में क्या मतलब आपका? यह किस हालत में है, मैं समझ नहीं पा रही। राधिका जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर दीप्ति कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि ये उम्मीद से है। राधिका जी, कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या उनके होंठ कांप गए? सच कह रही हैं आप डॉक्टर? दीप्ति ने सिर हिलाया। जी, और इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा शायद बचा ना सके। डॉक्टर दीप्ति की इस खबर पर राधिका जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा, खाने पीने का खास ध्यान रखें, उन पर कोई दबाव ना डाले, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। यह कहकर डॉक्टर दीप्ति ने कुछ और जरूरी हिदायतें दी। फिर अनन्या पर एक हमदर्दी भरी नजर डालकर वहां से चली गई। राधिका जी ने कांपते हाथों से अनन्या के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उतर आई। उनकी आवाज एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की भेंट चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अतीत घूम गया। वही अर्जुन मेहरा का बचपन, वही वक्त जब उन्होंने अर्जुन के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने उस मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अनाकाशों की भेंट चढ़ाया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने मासूम से अर्जुन को ना दी हो। एक ऐसे मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसे बेनियाद मारा, उसे ताने दिए, उसका दिल जख्मी किया, और आज मेरा अपना खून उसी अजियत में पड़ा है। उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर अनन्या के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हो। मैंने अर्जुन के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वह तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच ली। दो आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। राधिका जी के लिए अनन्या को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह माँ बनने वाली थी, वह बहुत रोई थी। उसे नहीं चाहिए बच्चा, उसकी नफरत की निशानों को, जो नफरत अर्जुन मेहरा शादी की पहली रात उस पर उड़ेल कर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया और अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। नरम सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी अनन्या गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वह बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़ कर रख दिया हो। उसके पहलू में नन्हा सा वजूद सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होठ, बंद आंखें, उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल अर्जुन की कॉपी था। अर्जुन का खून, वही अर्जुन जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलटकर कभी खबर तक न ली। राधिका जी एक तरफ खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू भरे थे। वह कई मिनट तक बस उसे नन्हे वजूद को खड़ी देखती रही। फिर उन्होंने नजर उठाकर मेहरा साहब की तरफ देखा, जो ऊपर से मजबूत नजर आ रहे थे,
मगर उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे हुए दिल की दास्तां बयां कर रही थी। राधिका जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप अपने बेटे को फ़ोन करे बताएं उसे कि उसकी औलाद हुई है। शायद वह आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो। मेहरा साहब ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद ना हो। उन्होंने जेब में से अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उन्होंने थकी हुई सांस ली और फ़ोन को वापस जेब में बंद कर दिया। वह मेरी बात नहीं सुनता। राधिका, उनकी आवाज़ में हार का एहसास साफ नजर आ रहा था। वह मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। राधिका जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या तुमने आज कोशिश की? मेहरा साहब ने सिर हिलाया। ना जानने कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ अनन्या की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर उसने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा। राधिका जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चाहा कि चीख चीख कर अर्जुन को कोसे, उसे झकझोरे, मगर वह जानती थी कि जिसके अंदर एहसास मर जाए उसे कोई पुकार कर वापस नहीं ला सकती। तो ये तुम्हारी परवरिश थी। उनका लहजा कड़वा हो गया। एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फ़ोन करे कि तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, और वह सुनने तक को तैयार नहीं। मेहरा साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूँ, मगर ऐसा बाप जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनन्या गहरी नींद में थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका मासूम सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया था इस बेखबरी में सो रहा था कि जिसके नाम का वह वारिस था, वह शायद उसे अपनाने कभी ना आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक ना रहा हो, वैसे दुख भी हमेशा एक नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले की लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच अनन्या सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। अब वह जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वह कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी माँ के चेहरे पर रख देता, तो कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर खींचने लगता, और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अनन्या को देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरव बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, अनन्या ने नरम लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह पे पास ले गई। आरव ने तुरंत गर्दन झटक ली, नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आरव और अनन्या ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह तो बिजली की तरह लॉन में दौड़ पड़ा। नन्हे कदम छोटी छोटी खिलखिलाती हुई हंसी। अनन्या एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। आरव, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरव हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और अनन्या उसके पीछे पीछे। राधिका जी जो अंदर बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लॉन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अनन्या को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते देखा, उनके लबों पर एक मुस्कान तैर गई, एक सुकून भरी मुस्कान। क्या हो रहा है? उन्होंने अनन्या को छेड़ने के अंदाज में कहा। अनन्या हाफती हुई रुक गई। मौसी देखिए ना, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। राधिका जी हंसते हुए आगे बढ़ी और झट से आरव को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी माँ के साथ? आरव ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि बस सबकी जान है। वह उन्हें, अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाती हूँ, राधिका जी ने शरारत से कहा और अनन्या की आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच आरव के मुंह के पास किया। पहले तो विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे, मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे चम्मच उसके होठों तक पहुंचा तो वह बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा लिया। अनन्या ने मुस्कुराकर आरव के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। यह हमारा शहजादा है। हाँ बिल्कुल। राधिका जी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफ़र में अनन्या ने कई मुश्किलें झेली थी। कई बार वह टूट कर बिखरी थी, कई बार वह रोई थी, कई बार वह इतनी बेचैन हुई उसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। अब वह आरव को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर एक माँ की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को गले से लगा लिया और फिर वह दिन था और आज वह दिन बदल गया था। अब 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशे में छान करारती रोशनी एक चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वह अपनी जमीन पर कदम रख चुका था, जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। अर्जुन मेहरा जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रौबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, सब कुछ उसके चेहरे पर बयां कर रही थी। ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वह बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। अर्जुन मेहरा के माथे पर लकीरें थी। सब्र का दामन वह पहले ही छोड़ चुका था। यह बुकिंग किसने की? उसने सख्त अंदाज में पूछा। असिस्टेंट ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर, ये मेहरा साहब ने।
क्या? अर्जुन के चेहरे की जबड़ियां और सख्त हो गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। जी सर। उनके खास हुक्म पर असिस्टेंट हिचकिचाया। अर्जुन ने गुस्से में मोबाइल बंद कर दिया। 3 साल में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एक बार भी इस सरजमी से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी जहां वह पला बड़ा, जहां उसका बचपन और परिवार था। वह सख्त तेवर लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? मेहरा हवेली। ड्राइवर ने हैरत से एक पल को अर्जुन को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। अर्जुन गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा लिया। दुबई की बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी, मगर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पाता था। फिर कुछ देर बाद हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार का टायर रुके तो गार्ड ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। 3 साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर गया था, वह आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट आए, जैसे किसी अधूरे ख्वाब का बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया हो। अर्जुन मेहरा ने एक सरसरी नजर गार्ड पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा लिए। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने स्पार्ट लहजे में अपने असिस्टेंट को कहा और खुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था कि वहां हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वह दरवाजे तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया। जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी ने एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया, जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। अर्जुन की सांस एक पल को थम गई। अनन्या, उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ। वह मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वह हल्का सा हिली। वह किसी आहट से जाग चुकी थी। अनन्या ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर जैसे उसकी निगाह सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म एकदम सख्त हो गया। सांसें अटक गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकों को झपकाया, मगर सामने खड़ा शख्स वाकई अर्जुन मेहरा था, उसका पति, जिसे वह 3 साल पहले अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। और आज वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वह रात का दर्द, बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगे, और फिर खौफजदा नजरों से अर्जुन को देख रही थी, जबकि अर्जुन की निगाहें उस पर जमी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी निगाहें अनन्या के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम वजूद पर जाकर ठहर गई। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में इल्तजा थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अर्जुन का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। ये कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वह खुद भी अपने सवाल से डर रहा हो। अनन्या की जुबान जैसे तालों पर जकड़ गई हो। उसके होठ कांपे, मगर वह कुछ ना कह सकी। अर्जुन के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर अर्जुन के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वह बेसब्री से आगे बढ़ा। उसकी नजरें बार बार अनन्या से उस नन्हे वजूद तक जा रही थी। ये कौन है? उसकी आवाज धीमी मगर जहर में डूबी थी, जैसे अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। अनन्या की सांसें अटकी। उसने अर्जुन की आंखों में जलते शोले देखे और सहम कर और पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये कौन है? इस बार उसका लहजा ज्यादा सख्त और सवाल का बार बार गहरा था। अनन्या की नजर जमीन पर थी। वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन का बर्दाश्त जवाब दे गया। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झटकते हुए कहा, अनन्या, ये बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से में भरा था। अनन्या सहम कर आंखें बंद कर ली। आंसू गालों पर लुढ़क आए। अनन्या अर्जुन की गिरफ्त और भी ज्यादा कस गई थी। आरव, आपका बेटा, वो हिचकिचाते हुए रो पड़ी। क्या? अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम सा गया। मेरा बेटा? उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ गई। वह पलकें झपकाता भूल गया। अर्जुन के शब्द गले में अटक गए। उसने बेयकीनी से एकदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। यह मेरा बेटा? उसकी आवाज़ में अब एक फुसफुसाहट थी। अनन्या ने भीगी आंखें उठाई और बस हल्का सा सर हिला दिया, और अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया हो। वो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठियां अपने आप में बुदबुदा रहा था, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल, 3 साल पहले जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके सामने था। एक नन्ही सी जान की सूरत में वह सांस लेना तक भूल गया। अपने दिल में उठते तूफान को समझ नहीं पा रहा था, और अनन्या तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी, रोती आंखों में उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया। उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। नजरें अपने बेटे पर टिकी। वो नन्हा सा वजूद जो उसके वजूद का हिस्सा था, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे उसकी नन्ही सी जान को अपने गले लगाया। एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर जमा हो गया।
वह जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म खामोशी से सहे थे, वो अर्जुन मेहरा आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा आरव, वो धीमे से बुदबुदाया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। अनन्या हैरानी से मंजर देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन 3 साल पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, अब वह इस तरह लौटेगा। वह तो समझी थी अगर वह कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर देगा, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। अपनी जिद, अपनी बेरुखी सब भूल चुका था। अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा आरव जाग चुका था। अर्जुन के मजबूत बाजुओं में आते ही वह ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियां हवा में बेहतरीन हिल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। शायद वह इस अजनबी इंसान को पहचान नहीं पाया जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूँ तुम्हारा पापा, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा और बच्चे के बालों में हल्के से हाथ फेरने लगा। अनन्या के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वह बेयकीनी से यह सब कुछ देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वह आज अपनी औलाद के लिए इतना नरम कैसे हो सकता है। अर्जुन ने धीरे से बच्चे को झुलाया, मगर वो लगातार रोते जा रहा था। फिर अनन्या ने उसे अपनी बाहों में लिया। उसकी गोद में जाते ही आरव शांत होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। आरव अनन्या की बाहों में जाते हल्के हल्के झूले से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर में धीरे धीरे बंद होने लगी। नन्हे होठ हल्के से खुले थे, सांस धीमे पड़ने लगी। वो एक बार फिर से नींद की वादियों में चला गया। माँ की बाहों में हिफाजत में अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? अर्जुन की आवाज़ धीमी थी, मगर उससे सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हूँ? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया है? जबकि अनन्या को गुस्सा आया था। वह तो सब छोड़कर चला गया था, हर रिश्ता नाता तोड़कर। फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। शायद माँ बनकर वह कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना अर्जुन के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करी थी। जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई। वह अपना हाथ उसे छुड़ाना चाहती थी, मगर अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और ये बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालात की खैरियत क्यों नहीं ली? मौसी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए, मगर आपने कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो अनन्या। उसके लहजे में एक बार फिर वह सर्दी उतर आई थी जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह वही अर्जुन था जो 3 साल पहले उसे रोंद कर गया था। वही सख्त, वही बेरहम, वही बेइंतहा नफरत वाला। मैं झूठ नहीं बोल रही। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। हमने कोशिश की बताने की, मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नज़रअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया था? क्या वाकई वह इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि पीछे बहुत कुछ हो चुका है? और अगर मैं खुद ना आता तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में ना बताती? वह कड़वाहट से बोला। अनन्या ने एक पल के लिए अपने बाजुओं में सोते हुए आरव को देखा और उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते तो खुद लौट कर आते। अर्जुन, मैंने किसी के रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी। दीवार तो आपने खड़ी की थी। वह जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्जुन का सामना कर सके, मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वह थक चुकी थी, इसलिए वह बोल पड़ी। अर्जुन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था, मगर वह लम्हे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी नज़र अपने बेटे पर डाली, फिर कुछ सोचकर कमरे से निकल गया। मेहरा हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। डाइनिंग टेबल पर राधिका जी और मेहरा साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थी। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट आई। दोनों ने नज़र उठाई। जैसे ही सामने का मंजर देखा तो उनके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। अर्जुन मेहरा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने। अर्जुन बहुत आत्मविश्वासी अंदाज में कमरे में आया और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने धीरे से रोटियों का टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप उठाया, जैसे ये उसका रोज़ का काम हो। मेहरा साहब ने खोखली आवाज़ में कहा, तुम लौट आए हो? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अर्जुन है जिसने 3 साल पहले बिना पीछे मुड़े देखकर चला गया था। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और सहजता से बोला, हाँ, आ भी चुका हूँ और अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा भी रहा हूँ। राधिका जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। जब 3 साल तक तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। तलाक दे दो उसे और हमारे रास्ते से हट जाओ। अर्जुन का हाथ चाय के कप पर रुक गया। अगले पल पूरी डाइनिंग टेबल हिल गई। चाय के कप गिर गए, प्लेटें टूट गई और खाना चारों ओर बिखर गया। राधिका की जी डर के मारे जड़ हो गई। उनकी सांसें रुक गई और आंखों में डर साफ झलक रहा था।
मैं वो छोटा अर्जुन नहीं हूँ जो डर के मारे चुप रहता। अब मैं वो अर्जुन हूँ जो 28 साल का है और पल भर में किसी की हिम्मत कुचल सकता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि पूरा घर थरथरा उठा। राधिका जी के हाथ कांपने लगे, होठ हल्के से खुले, वह शब्द बाहर नहीं आए। मेहरा साहब ने जल्दी से अर्जुन का हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है? अर्जुन ने झटके में हाथ छुड़ाया और कहा, बदतमीजी तब होती जब मैं चुपचाप आपकी बात मानकर अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ देता। मेहरा साहब ने राधिका जी की तरफ देखा। उसका चेहरा अर्जुन के गुस्से के सामने फीका पड़ गया। अब जो होगा वह तरीके से होगा। अर्जुन की आवाज़ धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और किसी के कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने राधिका जी की ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। पिछले 15 दिनों में उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए सारे जरूरी काम निपटा लिए थे। पासपोर्ट और वीज़ा तैयार थे और वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर लंदन रवाना हो गया। अनन्या ने बहुत विरोध किया और वो रोई और साफ मना कर दिया कि वह नहीं जाएगी। जब 3 साल पहले उसे अकेला छोड़ गया था तब क्यों लौटकर अधिकार जताया जा रहा है? अर्जुन लंदन के फ्लैट में आया तो पूरा घर शांत था। अनन्या छोटे आरव को संभालती हुई थकी थी। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए अपने बेटे को गोद में लिया। आरव उसके स्पर्श को महसूस करते ही शांत हो गया और माँ की ओर देखने लगा। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर फूलों का गुलदस्ता और केक अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया। उसने सारी जिद और अहंकार भुलाकर अतीत को पीछे छोड़ दिया। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, उसने भीगे लहजे में कहा। सिर्फ एक माफ़ी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हमारे बच्चे के लिए इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने एक पल रुककर अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ आरव की ओर देखा और कहा, देखो ना, हमारा आरव कितना छोटा और अकेला है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहती हूँ। अनन्या की बात सुनकर वह सुन रह गया। उसके मन में कई शिकवे थे, लेकिन जब उसके होठ खामोश हो गए, उसकी नज़र अपने बेटे पर गई जो गहरी नींद में था और अपने पिता के कंधे से लगा हुआ था। यही वह पल था जब अनन्या ने खुद को हार मान लिया। 3 साल की तकलीफ, दर्द और जुदाई की यादें पल भर के लिए पीछे रह गई। एक माँ की ममता जाग उठी और उसने तुरंत ही वह फूल रखकर अर्जुन को गले लगा लिया। यह उसका तरीका था, ये जताने का कि वह भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। और फिर अर्जुन ने वह कर दिखाया जिसकी अनन्या ने कल्पना नहीं की थी। उसने हर एक गलती स्वीकार की, हर रात की माफ़ी मांगी और वह अनन्या भी अपने बेटे के साथ एक नई खुशहाल ज़िंदगी की ओर बढ़ चुकी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।